जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं अधिवक्ता बागेश श्रीवास्तव पुनः आप लोग के समक्ष उपस्थित हूँ एक नया वीडियो लेकर। और विषय है उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता सन 2006। क्योंकि मैंने पहले ही इस बात को स्पष्ट कर दिया था कि उत्तर प्रदेश से संबंधित जितनी भी हायर जुडिशरी में या लोअर डिवीज़न में जो सब्जेक्ट रखे गए हैं आयोग द्वारा या हाई कोर्ट द्वारा, उस विषय पर मेंस के लिए मैं वीडियो बनाऊंगा और सतत प्रयास जारी है। और मेरा आप लोग से आग्रह है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, क्योंकि इस वीडियो से यदि कोई एक व्यक्ति भी लाभान्वित हो जाता है तो मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य सफल हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग मेन टॉपिक पर। इसमें हम लोग चूँकि मेंस के पर्पज से विषय को देखा जा रहा है तो इसलिए शुरू से लेकर आखिरी तक हम इस चीज़ का व्याख्या नहीं करेंगे। कुछ टॉपिक इसमें ऐसे हैं जो मेंस में पूछे जाते हैं या पूछने जाने की संभावना है, उस विषय पर चर्चा की जाएगी। अभी हम चर्चा करेंगे अध्याय 13 का, जो धारा 206 से लेकर 217 तक में वर्णित है। यह जुडिक्शन की बात करता है। और किसके जुडिक्शन की बात करता है? ये जो राजस्व अधिकारी हैं, जो अध्याय 3 में जिन अधिकारियों की बात की गई है उनके जुडिक्शन की बात करता है। और इस अधिनियम के जुडिक्शन की बात करता है कि क्या क्या सुनवाई किया जा सकता है और कौन कौन अधिकारी करेंगे। तो जब हम धारा 206 पढ़ते हैं तो उसके साथ में हमें धारा 214 और 216 को भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये रिलेट करके देखना है इसको। अब 206 में जब हम देखते हैं तो इसमें कहता है कि सिविल न्यायालय और राजस्व न्यायालय की अधिकारिता, अर्थात ये इस चीज़ को यहाँ क्लियर कर रहा है कि इस संहिता में सिविल न्यायालय की कहाँ तक हस्तक्षेप रहेगी, उस चीज़ को यह धारा स्पष्ट करता है। तो ये सीधे सीधे कह रहा है कि जो जो अध्याय 3 में जो अधिकारी दिए गए हैं, जिनका वर्णन किया गया है, जैसे राज्य सरकार हुए, परिषद हुआ, कोई राजस्व न्यायालय या राजस्व अधिकारी, ये कह रहा है कि इस संहिता द्वारा या के अधीन अवधारण करने, निर्णय करने या निस्तारित करने के लिए सशक्त हैं, वो कोई भी वाद ग्रहण कर सकते हैं इस अधिनियम के अधीन। तो कोई इस विषय पर सिविल न्यायालय इसका संज्ञान नहीं लेगा। यानी कि जो कुछ भी इशू अराइज होगा राजस्व भू राजस्व संहिता से संबंधित या कोई भी राजस्व से संबंधित कोई ऐसा आता है, तो उसको ये क्षेत्राधिकार सीधे सीधे दे रहा है कि राजस्व न्यायालय द्वारा या राजस्व अधिकारियों द्वारा ही ये किया जाएगा। इसमें किसी का हस्तक्षेप सिविल न्यायालय का नहीं होगा। यही बात सीपीसी भी हम लोग पढ़ते हैं तो सीपीसी में भी यही है बात है कि सिविल न्यायालय राजस्व न्यायालय को अलग करता है। अब इसमें एक चीज़ ये बात कही गई है उपधारा 2 में कि उपधारा 1 के बंधों की सामान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना और अभिव्यक्त रूप से जैसा वर्णित है उसके सिवाय या इस संहिता के अधीन कोई न्यायालय द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी भी मामले में अधिकारिता का प्रयोग नहीं करेगा। यानी कि जो सूची दी गई है पीछे, इसके जो राजस्व संहिता है उसके पीछे सूचियां हैं, 3 अनुसूचियां दी गई हैं। उस अनुसूचियों में इस बात का वर्णन किया गया है, कॉलम बना है कि उसमें कौन व्यक्ति अपील करेंगे, कौन वाद ग्रहण करेगा, कौन उसका पुनरीक्षण करेगा, ये इस चीज़ का उसमें वर्णन है। तो ये वही बात कह रहा है कि इस अनुसूची में जो जिन व्यक्तियों को अथॉरिटी दी गई है उसके सिवाय कोई सिविल न्यायालय इस विषय पे वाद ग्रहण नहीं करेगा। इसके बाद कह रहा है कि तृतीय अनुसूची के स्तंभ 4 में विनिर्दिष्ट राजस्व न्यायालय या राजस्व अधिकारी से भिन्न कोई न्यायालय इसी अनुसूची के स्तंभ 3 में निर्दिष्ट किसी वाद प्रार्थना पत्र कार्रवाई पर विचार नहीं करेगा। उसमें जब 1, 2, 3 सूचियों को देखा जाएगा तो कुछ ऐसे अधिनियम हैं जिसको रिपील्ड भी किया गया है, कुछ ऐसे अधिनियम है जिसमें सिविल न्यायालय की अधिकारिता को बाढ़ किया गया है कि इन एक्टों पे सिविल न्यायालय को जुडिक्शन नहीं होगा। और जो अनुसूची 3 है उसमें इस बात को दिया गया है कि किस तरह के एप्लीकेशन किस अधिकारी के यहाँ दिए जाएंगे और उस एप्लीकेशन का किसका अपील होगा, वो अधिकारी कौन होगा, उसके बाद उसका पुनरीक्षण करने वाला या और अपीलीय कोर्ट कौन होगा। तो उस चीज़ को दिया गया। वही ये बात यहाँ कह रहा है कि इसमें उन लोगों को ही अधिकारिता होगी, सिविल न्यायालय को नहीं होगा। अब जो धारा 206 का उपधारा 3 है वो ये कह रहा है कि किसी न्यायालय द्वारा, अब ये बात ये उठती है कि कोई अपीली या पुनरीक्षण या निष्पादन करने वाले न्यायालय द्वारा किसी ऐसी आपत्ति पर कि जो उपधारा 2 ख में दिए गए हैं
उनको ये अधिकारिता थी कि नहीं थी ये तब तक नहीं सुना जाएगा जब तक कि न्याय पाने में लगातार विफल ना हो गया हो। यानी एंड ऑफ जस्टिस के ही स्टेज पर उनके अधिकारिता को सुना जाएगा, अन्यथा नहीं सुना जाएगा। अब इसके बाद जब हम लोग 214 की बात करते हैं, 206 के बाद जब हम धारा 214 की बात करते हैं तो 214 में ये दिया गया है कि सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 और परिसीमा अधिनियम 1963 का लागू होना। अब एक तरफ तो अब ये कह रहा है कि सिविल न्यायालय को बाढ़ कर रहा है कि सिविल न्यायालय को जुडिक्शन नहीं होगा, लेकिन ये प्रक्रिया क्या अपनाएंगे? तो ये प्रक्रिया के लिए बात कर रहा है 214 में कि जो प्रक्रिया अपनाया जाएगा वो सिविल प्रोसीजर कोड 1908 के जो प्रक्रिया दी गई है उसका पालन किया जाएगा और वो परिसीमा अधिनियम 1963 का भी अनुपालन किया जाएगा और इसी के तहत जो है इसमें जो भी सुनवाई होगी उसको ये अधिकारी करेंगे। अब जब धारा 216 को हम लोग देखते हैं तो 216 में बताया गया है कि नोटिस को कैसे तामील की जाएगी। तो वही चीज़ है, उसमें बताया गया है एक एक करके कैसे व्यक्ति को ही देकर जिसको तामील कराना है, यानी कि उसको हैंड टू हैंड दिया जाएगा या उसी व्यक्ति को सुपुर्द किया जाएगा जिस व्यक्ति के ऊपर तामीला होना है। दूसरा कह रहा है कि इसको जहाँ वो अंतिम रूप से निवास किया है वहाँ रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेजा जाएगा, या कोई ऐसा अधिकारी है जो किसी कार्यालय से अटैच है तो कार्यालय के प्रधान प्रबंधक को दिया जाएगा या सचिव को भेजा जाएगा डाक द्वारा। और लास्ट में ये बात कह दिया है कि सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में समन की तामील के लिए दिए गए किसी अन्य रीति से किया जाएगा। माने इन सब रीतियों के अलावा जो भी हम आदेश 5 में हम लोग देखते हैं वहाँ पे समन जारी किया जाता है, तो उन सब चीज़ों को कैसे किया जाता है इसको वहाँ पे मेंशन किया गया। तो उन सारी चीज़ों को अडॉप्ट कर लिया, यानी कि प्रक्रिया संबंधित जितनी भी प्रक्रियाएं हैं जिसको इनको अडॉप्ट करना है, जिनको ये विचारण के दौरान इनको अपनाना है, वो सिविल प्रक्रिया संहिता और परिसीमा अधिनियम के अकॉर्डिंगली इनको चलना है। ये बात हो गई 206, 214 और 216 में। अब हम लोग आते हैं प्रथम अपील। तो जब प्रथम अपील की बात आती है तो प्रथम अपील में भी ये रिलेट करके सीधे सीधे चला जाता है सीपीसी को, और सीपीसी की बात ये कहता है कि कौन से अपील किए जाएंगे कि सिविल प्रक्रिया संहिता की 1908 की धारा 47 में या उक्त संहिता की धारा 104 में। अब 47 की बात देखा जाता है तो धारा 47 में वहाँ सीपीसी में प्रतिनिधि की बात करता है कि प्रतिनिधि निष्पादन कार्रवाइयों में प्रतिनिधि को अगर जो कौन व्यक्ति प्रतिनिधि है उस वाद में उस व्यक्ति के जो दावा किए गए हैं तो वही न्यायालय निष्पादन करता है, तो उसकी जो रीति है उसमें बताया गया है। और ये फिर कह रहा है उक्त संहिता की धारा 104 में। अब 104 में क्या बताया गया है, आदेशों की अपील कैसे की जाएगी। तो जब हम सीपीसी को पढ़ते हैं कि उसमें कैसे एक आदेश की अपील होती है वो बात धारा 104 में दिया गया है और आदेश 43 नियम 1 में दिया गया है कि उसमें पूरा लिस्ट गिनाया गया किन किन आदेशों की अपील होगी। तो ये भी ये बात कर रहा है कि उस नेचर के अगर जो कोई आदेश हैं तो इसका प्रथम अपील किया जा सकता है। और एक बात ये भी कह रहा है कि उसका मियाद जिस आदेश से प्रभावित हैं उसे 30 दिन के भीतर होना चाहिए। द्वितीय अपील की बात ये कर रहा है कि द्वितीय अपील भी 90 दिन के भीतर होना चाहिए। जो आदेश पारित किया गया है वो धारा 208 में कहा गया, लेकिन वो किसको किया जाएगा, तो ये कह रहा है कि जहां तृतीय अनुसूची के स्तंभ 3 में विनिष्ट किसी वाद, प्रार्थना पत्र या कार्रवाई में धारा 207 के अधीन दाखिल प्रथम अपील में कोई अंतिम आदेश या डिक्री पारित किया गया हो और ऐसी अपील का कोई पक्षकार इससे व्यथित हो तो ऐसा पक्षकार स्तंभ 5 के समक्ष विनिर्दिष्ट न्यायालय में द्वितीय अपील कर सकता है। वो कॉलम बना हुआ है अनुसूची में कि कौन वाद ग्रहण करेगा, उनका कौन अपील ग्रहण करेगा और उसका कौन द्वितीय अपील ग्रहण करेगा, यही कॉलम है। तो स्तंभ 5 में जो बताए गए अधिकारी हैं वो उसके जो है द्वितीय अपील ग्रहण करेंगे। और इसमें जो है उपधारा 3 में ये बात कही गई है कि वो 90 दिन के भीतर ही होना चाहिए, परिसीमा भी बांधता है। और उपधारा 2 कह रहा है इसका 208 का कि सारवान प्रस्थ अंतर्वलित होना चाहिए, विधि का सारवान प्रस्थ। और ये हम लोग भी जब सीपीसी पढ़ते हैं तो वह भी द्वितीय अपील के लिए ये बात कही गई है। अब एक चीज़ और ये बात कर रहा है 209 कतिपय अपीलों के विरुद्ध वर्जन, बार अगेंस्ट सर्टेन अपील। अब किन मामलों का अपील नहीं होगा, तो ये एक बात कह रहा है कि धारा 207 और धारा 208 में किसी बात के होते हुए भी निम्नलिखित आदेश या डिक्री के विरुद्ध अपील नहीं होगा। इसमें गिनाए गए हैं
ए से लेके एफ तक। अब ए में क्या है कि संहिता के अध्याय 5 के अधीन किया गया कोई भी आदेश। तो अध्याय 5 को जब हम लोग देखते हैं तो वहाँ खसरा खतौनी को मेंटेनेंस की बातें कही गई हैं और भी जो रेवेन्यू रिकॉर्ड हैं उसके मेंटेनेंस की बात की। अगर उसमें कोई आदेश कर दिया गया है तो उसकी जो है अपील नहीं होगी। दूसरा एक कह रहा है कि परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के अधीन विलंब की माफ़ी के लिए किसी प्रस्ताव पत्र को स्वीकार करना या अस्वीकार करना। दूसरी बात ये कह रहा है कि यदि कोई प्ली लिया गया है वाद दाखिल करते वक्त और उस प्ली को खारिज कर दिया जाता है, धारा 5 का जो प्ली होता है कि विलंब हो गया, इसको न्यायालय के विवेकाधीन रहता है कि उसको या तो एक्सेप्ट कर ले या तो रिजेक्ट कर दे। यदि रिजेक्ट कर देता है या एक्सेप्ट कर लेता है जिस भी कंडीशन की स्थिति हो तो उसकी अपील नहीं होगी। दूसरी बात यह कर रहा है कि पुनरीक्षा के लिए किसी प्रार्थना पत्र को अस्वीकार कर देना, यानी कि रिजेक्शन एंड एप्लीकेशन फॉर रिव्यू। और रिव्यू यहाँ सिर्फ एक ही अधिकारी को पावर दिया गया है, वो परिषद को दिया गया है। यानी कि परिषद का कोई अगर जो आदेश होता है तो उसके रिव्यू में उस रिव्यू के अगेंस्ट हम नहीं जा सकते हैं। उसके बाद कह रहा है कि कोई यदि प्रार्थना पत्र स्टे से संबंधित है उसको या तो स्वीकार कर लिया गया है या अस्वीकार कर लिया गया, उसके भी विरुद्ध अपील हम नहीं कर सकते हैं। तीसरा कार्य किसी अधीनस्थ न्यायालय को मामले को प्रतिप्रेषित करने वाला कोई आदेश है, रिमाइंडर करने वाला, तो उसमें भी रिमाइंडर एप्लीकेशन जो है तो उसमें सबऑर्डिनेट कोर्ट को तो ये इस मामले में भी नहीं दिया जाएगा, अलाउ नहीं किया जाएगा अपील करने के लिए। और जहाँ ऐसा आदेश डिक्री अंतिम प्रकृति का है, यानी कि जो इंटरिम नेचर का कोई ऐसा है आदेश, उसकी भी अपील नहीं होगी। ये धारा 209 में कुछ बातों को बार कर रहा है कि जिसकी अपील नहीं हो सकती है। अब धारा 210 को हम लोग देखते हैं तो यहाँ रिवीजन की एक प्रक्रिया दी गई है। ये कह रहा है कि अभिलेख मंगाने की शक्ति, तो जहाँ अभिलेख मंगाने की शक्ति की बात आती है तो सीधे सीधे रिवीजन की बात हो जाती है। अब रिवीजन कौन कर सकता है, इसमें अथॉरिटी दी गई है कि परिषद या आयुक्त किसी अधीनस्थ राजस्व न्यायालय द्वारा निर्णीत किसी वाद या कार्रवाई का जिसमें कोई अपील नहीं हुई, जहां अपील होनी है प्रस्तुत नहीं की गई है, या ऐसे वाद की कार्रवाई में पारित किसी आदेश की वैधता या औचित्य के प्रति अपना समाधान करने के प्रयोजनों के लिए अभिलेख मंगा सकता है। और यदि प्रतीत होता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने, अब इसमें 3-4 चीज़ों को गिना है कि ऐसी अधिकारिता का प्रयोग किया है जो विधि द्वारा उसमें निहित नहीं है, या इस प्रकार निहित अधिकारिता का प्रयोग नहीं किया है जो उसमें निहित है। उसके बाद कह रहा है कि ऐसी अधिकारिता का प्रयोग अविधितक किया है या तात्विक अनियमितता के साथ किया है, तो यथास्थिति परिषद या आयुक्त ऐसे आदेश पारित कर सकता है जिसे वह ठीक समझे। इसका सीधा सीधा जब हम लोग सीपीसी पढ़ते हैं तो वो सब सीपीसी से सीधे सीधे जो भी व्यक्ति पढ़ा है उसको यहाँ पढ़ने में बहुत आसानी होगा, क्योंकि वही चीज़ें यहाँ भी लगभग दोहराई जा रही हैं कि जो हम नहीं कर सकते हैं या जो वहाँ रिवीजन में किया जाता है या जो रिकॉर्ड मंगाने का जो व्यवस्था है वही चीज़ यहाँ भी बताई गई। बस ये है कि यहाँ अथॉरिटी बदल गया है। यहाँ अथॉरिटी जो अध्याय 3 में दिए गए अथॉरिटी हैं उनको ये बात कही गई है। अब एक चीज़ और बात करता है इसमें कि उपधारा 2 धारा 210 का, यदि किसी व्यक्ति द्वारा इस धारा के अधीन कोई प्रार्थना पत्र या तो परिषद या आयुक्त को दिया गया है तो उसी व्यक्ति द्वारा अग्रेतर किसी प्रार्थना पत्र पर उनमें से दूसरे द्वारा विचार नहीं किया जाएगा। ये रेस जुडिकेटा की बात करता है, यानी कि एक ही मैटर पे 2 बार सुनवाई नहीं होगी। अगर जो कोई एक व्यक्ति ने दे दिया है तो सेम मैटर पे फिर दोबारा उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। और इसके लिए भी ये बात कह रहा है कि जो आदेश दिया गया है उस आदेश से 30 दिन के प्रारंभ होने के 30 दिन के बाद का नहीं होना चाहिए, यानी कि इसका भी मियाद 30 दिन की ही है। जो भी आदेश हुआ है उस आदेश का रिवीजन यदि होना है तो 30 दिन के भीतर होना है। अब हम लोग आते हैं जो अभी बात कही गई है वो धारा 2 से 11 में परिषद की पुनर्विलोकन की शक्ति, बोर्ड्स पावर ऑफ रिव्यू, अर्थात कि जितने भी इधर हैं अपील हो सकता है, पुनरीक्षण हो सकता है, लेकिन रिव्यू का जो पावर है वो सिर्फ परिषद को दिया गया है। अब परिषद किन मामलों में करेगा, तो ये कह रहा है कि डिस्कवरी ऑफ एनी न्यू एंड इम्पॉर्टेंट मैटर आर एविडेंस, ऐसा कोई महत्वपूर्ण मामला या साक्ष्य जो है उपलब्ध हो गया है। या दूसरा कह रहा है कि सम मिस्टेक आर एरर अपरेंट ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड, मतलब वो ऐसी गलती या त्रुटि है जो कि अभिलेख को देखने से ही प्रकट हो जाता है। या कह रहा है कि एनी अदर सफिशिएंट रीजन, या कोई ऐसा अन्य पर्याप्त कारण है जिसको कि
पुनर्लोकन करना जरूरी है। और ये एक बात और कह रहा है उपधारा 3 में कि पुनर्लोकन पर पारित आदेश पुनर्लोकित नहीं किया जाएगा। मतलब कि अगर जो बोर्ड द्वारा किसी प्रकार का पुनर्लोकन कर दिया गया है तो उसमें जो भी निर्णय लिया गया है तो उसका फिर पुनर्विलोकन नहीं किया जाएगा। उसके बाद से धारा 212 मामले को अंतरित करने की शक्ति की बात करता है। तो जब अंतरित करने की बात आती है तो सीधे सीधे ये बात है कि जो हायर अथॉरिटी होती है अपने लोअर अथॉरिटी को कि यहाँ जो भी मामले हैं वो या तो अपने पास मंगा सकता है या उनके यहाँ से किसी दूसरे के यहाँ जो सेम जुडिक्शन रखने वाले लोग हैं उनके यहाँ स्थानांतरित कर सकता है कि इस मामले की सुनवाई करे। ये धारा 212 में दी गई है। और 213 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही गई है कि पक्षकार यदि कोई राज्य सरकार के विरुद्ध मुकदमा हो रहा है या कोई ऐसे राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है तो उसमें ग्राम सभा भी और स्थानीय प्राधिकारी द्वारा जो होंगे उसमें पक्षकार बनाए जाएंगे। धारा 213 में बात कही गई है। हम लोग 214 पढ़ चुके हैं, 216 पढ़ चुके हैं और 215 में बता रहा है कि प्रक्रिया में अनियमितता के कारण आदेश अविधिमान नहीं होगा। ये सेविंग क्लाज की बात कर रहा है कि अगर जो कोई अनियमितता वगैरह हो जाती है प्रक्रिया संबंधित, मटेरियल संबंधित नहीं, फैक्ट से संबंधित नहीं, प्रक्रिया संबंधित कोई ऐसा अनियमितता हो जाता है तो इसका मतलब कि वो निर्णय अविधिमान्य नहीं होगा, आदेश अविधिमान्य नहीं होगा। तो ये हम लोग पढ़े अध्याय 13 में धारा 206 से लेकर 217 तक। इसमें जुडिक्शन की बात कही गई है। जुडिक्शन में ये बताया गया है कि सिविल न्यायालय को अधिकारिता नहीं होगी। इन अधिकारियों को जो अधिकारिता है वो कैसे अपील किया जा सकता है, कौन उस पर रिव्यू कर सकता है, कौन परीक्षण कर सकता है, किन अधिकारियों द्वारा जो है मामले को अपने पास मंगाया जा सकता है, दूसरे के पास ट्रांसफ़र किया जा सकता है। इन सब चीज़ों को हम लोग देखा और मेरा आग्रह है कि एक बार आप लोग बेयर एक्ट जरूर पढ़ लें। बेयर एक्ट पढ़ेंगे तो आपको सारी बातें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। और इसके साथ ही मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए। जिन व्यक्तियों ने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं तो आप लोगों के पास तुरंत इसकी सूचना मिल जाए। पुनः इसके साथ अगले वीडियो के साथ मैं उपस्थित रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।